साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस बात पर। देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि की श्रृंखला में हम हिंदी को शिक्षण को पढ़ रहे थे। तो हिंदी के शिक्षण में देखते हैं क्या है। हिंदी के शिक्षण हम पद के शिक्षण की विधियों को पढ़ेंगे कि पद में शिक्षण है वो किस तरीके से होता है, पद के शिक्षण की कौन कौन सी विधि है। तो देखिए, पद के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है रसायनों अनुभूति के साथ साथ सौंदर्य का भाव ग्रहण किया जाता है। और पद शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी अर्थ ग्रहण की अपेक्षा क्या समझता है, भाव ग्रहण करता है। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए बता रखा है कि पद में क्या होता है, इसमें क्या होगा, विद्यार्थी क्या करेगा, इसमें भाव ग्रहण करेगा। क्या करेगा इसमें विद्यार्थी, क्या ग्रहण करेगा, भाव ग्रहण इसमें करेगा। विद्यार्थी इसमें मोस्टली क्या ग्रहण कर रहा है, भाव ग्रहण कर रहा है, ना कि किसी का अर्थ। अर्थ की अपेक्षा क्या ग्रहण करेगा वो विद्यार्थी, इसमें भाव ग्रहण करेगा। आगे देखते आगे क्या है कि पद के द्वारा ब्लूम के ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक तीनों पक्षों का ज्ञान मिलता है। सबसे बड़ी बात इसमें आपको समझनी है, जो पद शिक्षण उसके द्वारा ऐसा होता है कि जो बी.एस. ब्लूम की मैंने आपके लिए जो टैक्सोनॉमी कराई थी, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी कराई थी, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कि इनके तरीके से विद्यार्थी क्या प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो तीनों के तीनों तरीके हैं उनसे यहाँ पर क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन तीनों तरीके से क्या प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। और इसमें लिख रहा है, देखो, मनुष्य प्रारंभ से ही सत्यम, शिवम और सुंदरम की अवधारणा का उपासक रहा है, जो ज्ञान क्रिया एवं इच्छा के रूप में प्रदर्शित होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सत्यम, शिवम एवं सुंदरम की अवधारणा किस में फॉलो होती है, गद्य में फॉलो होती है या पद में फॉलो होती है। जैसे पूछा जाए गद्य में फॉलो होगी या पद में, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि किस में फॉलो होगी सर, पद में ये क्या रहेगी आपकी, फॉलो होगी। ठीक है, पद में ये फॉलो होगी। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, विधि कौन कौन सी पढ़नी है हमको, इसमें विधि हम देख लेते हैं एक बार। इसमें जो विधि है वो विधि है कौन सी, गीत विधि। हमें गीत विधि पढ़नी है। गीत विधि, अभिनय विधि, तुलना विधि, रसास्वादन विधि, व्यास विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि और समीक्षा विधि। तो देखिए दोस्तों, हम इसे जल्दी से कवर करते हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं और कैसे है। इसमें क्या जो हाईलाइटेड चीज़ है मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या आपको याद रखना है, क्या आपको याद नहीं रखना है, मैं आपको यहाँ पर बता करके चलूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, सबसे पहली कौन सी विधि है, गीत विधि। कौन सी विधि है आपकी, गीत विधि। तो गीत विधि के बारे में बात करें तो वो सिंपल सी भाषा में अर्थ समझ में आ रहा है कि इसमें क्या गाया जाएगा, गीत गाया जाएगा। क्या गाया जाएगा, गीत गाया जाएगा। तो आपको इसको पढ़ के देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, कविता के शिक्षण की ये सबसे उत्तम प्रणाली है और इसमें कविता में आने वाले उतार चढ़ाव पर ध्यान रखते हुए लय व ताल के साथ सस्वर वाचन कराया जाता है। लय व ताल के साथ इसमें क्या कराया जाता है, बिल्कुल सस्वर वाचन कराया जाता है। लय और ताल होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है इसमें क्या होना चाहिए, लय एवं ताल। जैसे कोई भी गाना गाते हैं तो उसमें क्या होगा, एक लय है, ताल है, तो सामने वाले को बड़ा वो इम्प्रेस करेगा। और देखिए, गीत विधि बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा देखी जाए तो इफेक्टिव कौन सी विधि रहेगी, गीत विधि ही रहेगी। क्योंकि बच्चे इतने अभी छोटे हैं कि ये तुमसे समझदारी की बातें करोगे, उन्हें व्याख्या समझाओगे तो व्याख्या तो उनकी बात समझ में आने वाली है नहीं। उनकी समझ में क्या आएगा, गीत समझ में आएगा। या सिंपल सी बात, हमें मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ये क्या है, ये गीत ही तो है। इसके तरीके से बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे करके लर्निंग करना बच्चा सीख रहा है। आगे देखते हैं क्या है, ये प्राथमिक स्तर पर सबसे प्रभावी व मनोवैज्ञानिक विधि है। इस बात को ध्यान रखना, प्राइमरी लेवल की ये जो विधि है, प्राइमरी लेवल पर यह विधि सबसे प्रभावी और कैसी है आपकी, मनोवैज्ञानिक विधि है। प्रभावी भी है और कैसी है आपकी, मनोवैज्ञानिक विधि भी है। आगे चलते हैं, अभिनय विधि। देखो, साफ अर्थ शब्द से समझ में आ रहा है अभिनय। आप देखो मोस्टली क्या करें, मोस्टली ये करें कि कोई भी शब्द है तो पहले शब्द के अर्थ को समझें और अर्थ को समझने के बाद उसका आप ये सोचें कि इसमें क्या संभावना हो सकती है, इसके अंदर क्या हो सकता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश किया करें आप। तो अभिनय विधि में लिख रहा है, इस विधि के अंतर्गत अध्यापक हाथों के संकेतों के माध्यम से एवं चेहरे के हाव भाव से संपूर्ण कविता को प्रस्तुत करता है और फिर बालकों को वैसा ही अनुकरण करने के लिए कहा जाता है। जैसे सिंपल सी भाषा में बात करें, क्लास के अंदर क्या कर रहा है, एक जो टीचर है जब वो पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय क्या कर रहा है कि अपने हाथों के हाव भाव से समझा रहा है। कभी हाथों को आगे पीछे कर रहा है, कभी मुंह की बनावट से बता रहा है, कभी हाथों को फैला फैला करके समझा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, इस तरीके से जब वो काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, अभिनय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिनय। जैसे कि जो नाटक होता है, नाटक वगैरह करते हैं तो क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा नाटक करते हैं तो नाटक में अभिनय ही तो होता है। नाटक में क्या होता है, अभिनय तो होता है। इसी प्रकार से जब किसी कविता को अध्यापक इस तरीके से पढ़ाना चाहे कि जब उसमें
ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर रहा हो, अभिनय कर रहा हो। ठीक है, तो आगे लिख रहा है यह विधि एक ऐसी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयोगी विधि है। अब देखो इसमें लिखा हुआ उच्च प्राथमिक स्तर, इस बात को मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इसने उच्च प्राथमिक स्तर ही क्यों लिखा, इसने प्राथमिक स्तर क्यों नहीं लिखा। तो देखिए दोस्तों, आप इस बात को समझें कि जैसे क्या उच्च प्राथमिक इस लेवल का मतलब हो जाता है कक्षा 8 तक पहुंच जाएगा विद्यार्थी, ठीक है ना, कक्षा 8 तक। अब होता ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं और परम प्राइमरी के लेवल के, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो प्राइमरी लेवल का बच्चा होगा वो उसकी अभी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई है जितनी की किसकी हो चुकी है, अपर प्राइमरी वाले की हो चुकी है। ठीक है ना, तो अपर प्राइमरी वाला क्या करेगा कि अपर प्राइमरी वाला हाथों के इशारों को, चेहरे की बनावट को समझने लग जाएगा अध्यापक ऐसा कर क्यों रहा है। ठीक है ना, आप छोटे बच्चे के सामने चाहे आप हाथों को फैलाओ, चाहे उसके सामने आप मतलब मुंह बनाओ, उस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है ना, इसीलिए ये इसमें काउंट होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी अभिनय को समझते हैं तथा अभिनय करने में समर्थ, देखो क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी अभिनय को समझने तथा अभिनय करने में समर्थ नहीं होते हैं। देखो साफ इसमें लिख भी दिया है मैंने कि जो प्राथमिक लेवल के विद्यार्थी हैं उसमें क्या नहीं होते, समर्थ नहीं होते, वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि जो आप कहना चाह रहे हो उस बात को वो क्या कर जाएँ, समझ पाएँ। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तुलना विधि, तुलना विधि, अब देखो तुलना का मतलब क्या हो गया, कंपैरिजन। सिंपल सी भाषा में बात करी जाए तो क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन किस बात की होगी, पहले एक बार पढ़ के बता देता हूँ फिर उसको समझेंगे। देखिए इस विधि के अंतर्गत एक कविता के समांतर दूसरी समान भाव वाली कविता का आदर्श, इस विधि के अंतर्गत एक कविता के समांतर दूसरी समान भाव वाली कविता का आदर्श वाचन किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी क्रियाशील होते हैं तथा यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। और देखो तुलना विधि में हो ये रहा है, जैसे कि एक टीचर है, एक टीचर ने कोई कविता कही, ठीक है ना, अब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमारी कविता भी अच्छे समझ में नहीं आई, तो उस टीचर ने क्या किया, एक और दूसरी कविता भी कह दी जो उसका क्या रखती है, समान अर्थ रखती है, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम सा ही है। ठीक है ना, तो वो वाली कविता कह दी। जैसे कि सिंपल सी भाषा में एक एग्जाम्पल से समझा दूँ, जैसे कि एक उदाहरण लें, जिसे हम कहते हैं कि घर की खाण किरकिरी लागे बाहर का गुड़ मीठा। इसका अर्थ सिंपल सा अर्थ ये होता है कि घर के लोग अच्छे नहीं लगते, बाहर के लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो देखो इसी के लिए एक समरूप मुहावरा कौन सा है, इसके लिए समरूप मुहावरा ये है कि घर की मुर्गी क्या दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो दोनों की कंपैरिजन होगी तो क्या है, स्टूडेंट की जो समझ है वो ज़्यादा विकसित होने लग जाएगी और विद्यार्थी उसको क्या करेगा, सीख जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप पोएम पढ़ाएं बच्चों को तो वहाँ पोएम में आप क्या करें, तुलना जरूर करें। उसके बाद चलते हैं रसास्वादन विधि। देखो रसास्वादन विधि है, ये दो शब्दों से मिलकर के बनी है। इसको बता दूं, ये दो शब्दों से मिलकर के बनी है। एक तो इसमें रस है और रस के बाद लिखा हुआ है कि आस्वादन, रस प्लस आस्वादन। देखो रस एक तो हो गया क्या, इसमें रस का मतलब तो हो गया आनंद, क्या हो गया, आनंद। रस का अर्थ हो क्या हो गया, आनंद। और आस्वादन का मतलब होता है क्या, ग्रहण करना, क्या करना, ग्रहण करना। अब मतलब स्टूडेंट क्या करेगा, आनंद को ग्रहण कर रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, आनंद ग्रहण कर रहा है स्टूडेंट, तब ये कौन सी विधि कहलाती है, रसास्वादन विधि कहलाती है। अब आनंद को विद्यार्थी कैसे ग्रहण कर रहा है, इस बात को आप समझ लें कि आनंद को विद्यार्थी कैसे ग्रहण कर रहा है, समझें आप इसको एक बार। देखो इस विधि के माध्यम से विद्यार्थी को रस व आनंद की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाया जाता है। प्राचीन समय में किसी कविता को सिखाने के लिए रसात्मक रूप दे दिया जाता था, जिससे वह जानकारी उसकी स्मृति में क्या हो जाती थी, अंतिम रूप से केंद्रित हो जाती थी। अब इस बात को समझें, जैसे कोई भी टॉपिक है, कोई भी कविता है, उसको आप विद्यार्थी को समझाना चाह रहे हो तो आप क्या करें, इसमें एक चीज़ होती है, मैं आपको बता दूं, इस विधि में जो रसास्वादन विधि में क्या होता है, कविता के अर्थ को भले ही नहीं समझे विद्यार्थी, लेकिन उसको आनंद जरूर आना चाहिए, उसको आनंद आना चाहिए, भले वो कविता के अर्थ को भले ही नहीं समझे। तो इसकी विधि की ये विशेषता भी है, या इसकी कमी को कह सकते हैं कि कविता के मूल भाव को छोड़ करके कविता के रस को ग्रहण किया जाता है। कविता के किसको ग्रहण करेंगे, रस को ग्रहण करेंगे, और इसका जो मूल भाव है उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, मूल भाव को छोड़ दिया जाएगा, कविता के रस को ग्रहण किया जाएगा। ठीक है ना, तो इस विधि में ये होगा कि जो विद्यार्थी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रस की अनुभूति करानी है। क्या करानी है, उसको केवल रस की अनुभूति करानी है, आनंद की उसको प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है ना, उसको क्या होनी चाहिए, केवल आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए।
आगे देखिए इसमें क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। देखो मनोवैज्ञानिक विधि इसीलिए होगी कि विद्यार्थी इसमें क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, विद्यार्थी एक्टिव है तो मनोवैज्ञानिक विधि है। और देखिए मैंने आपको लिखा दिया है सभी स्तरों पर उपयोगी है, मूल अर्थ को छोड़ करके केवल रस की अनुभूति करवाई जाती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है छोटे शब्दों में कि मूल अर्थ को छोड़ करके केवल रस की अनुभूति करवाई जाती है। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, मूल अर्थ को छोड़ करके केवल रस की अनुभूति ही करवाई जाती है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपके लिए, तो छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है ना। और आगे देखें कि व्यास विधि क्या है। व्यास विधि क्या है, व्यास विधि का सिंपल सा अर्थ समझे। देखो व्यास जी महाराज को हमने कहाँ देखा है, व्यास जी महाराज को हमने देखा है कथा वाँचते हुए, भागवत करते हुए देखते हो ना आप, कि श्री 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 ये महाराज हमारे गांव में कथा करने के लिए आ रहे हैं, आपने इसे देखा होगा। ठीक है ना। अब देखो व्यास के बारे में बात करें, थोड़ा सा सोचें तो व्यास क्या करता है। पहले इसके सेंटेंस को आप पढ़ लेते हैं जिससे आपकी समझ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। देखो इस विधि के अंतर्गत कविता में आने वाले शब्दों की विस्तृत रूप से व्याख्या की जाती है। आने वाले शब्दों की कैसे रूप से व्याख्या की जाएगी, विस्तृत रूप से व्याख्या की जाती है, तथा उस शब्द को समझाने के लिए कोई कहानी या कथा या विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं, विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं। अब इस बात को समझिए आप, व्यास जी, अब जैसे कि आप मेरे गांव में जैसे या आपके गांव में व्यास जी महाराज आते हैं कथा कहने के लिए, तो कथा किस प्रकार से कहते हैं कि गुरुजी ने किसी एक चीज़ को स्टार्ट किया और एक चीज़ को जब स्टार्ट किया तो उसी से रिलेटेड तो कथा कह दी, उसी से रिलेटेड कहानी कह दी, उसी के गुण बता दिए, उसी के दोष बता दिए। मतलब व्यास का काम होता है गद्दी पर बैठ करके विस्तृत से विस्तृत चर्चा करना, गद्दी पर बैठ करके विस्तृत से विस्तृत चर्चा करना ये होता है। चाहे उसके लिए उसको कहानी सुनानी पड़े, ठीक है ना, चाहे उसके लिए आपको कुछ और नई बातें बतानी पड़े, तो इस काम को वो करेगा। और आपको वही बता दूं कि जो व्यास महाराज होता है उसके पास नॉलेज बहुत होती है, बहुत अधिक नॉलेज होती है। तो उससे एक चीज़ और है कि यह विधि उच्च स्तर पर प्रभावी विधि है। कौन से स्तर पर प्रभावी विधि है, उच्च स्तर पर। उच्च स्तर की कक्षाओं से मतलब है कि जो हम कहते हैं 12th के बाद की जो कक्षाएं हैं, जैसे कि हम उनको बोलें कि ग्रेजुएशन लेवल का जो सिस्टम है वहाँ ये अप्लाई होती है। क्योंकि वहीं क्यों अप्लाई होती है, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। अब यार जो छोटा बच्चा है, अभी जो बच्चा 10 या 12 साल का है, अब 10 या 12 साल के विद्यार्थी को एक व्यास महाराज की तरह आप बहुत लंबे लंबे तरीके से समझा रहे हो कि भाई इसका अर्थ ये होता है, इसके लिए ये कहानी है, आप इस तरीके से समझा रहे हो, तो क्या बच्चा इस बात को समझेगा? नहीं समझेगा। बच्चा तो ये समझेगा हाँ गुरुजी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर बाद उससे पूछ लोगे तो क्या कहेगा, गुरुजी मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। आगे देखते हैं नेक्स्ट विधि कौन सी है। नेक्स्ट विधि है अर्थबोध विधि। कौन सी विधि है? अर्थबोध। आप शब्द को पढ़ें, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि इस विधि के अंतर्गत अध्यापक आदर्श वाचन करता है तथा प्रत्येक पद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी बतलाता चलता है। अर्थबोध विधि, पहले तो एक शब्द है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन पहले वाचन के टॉपिक में कराया था। वाचन का मतलब जो LSRW मैंने कराया था वहाँ पर मैंने आपको बता दिया इसको, फिर आप यहाँ एक बार और समझ लें। आदर्श वाचन से मतलब होता है कि जब टीचर किसी विषय वस्तु को पढ़े, टीचर ही उसको समझाए, तब वो हमारा तब वो क्या कहलाता है? आदर्श वाचन कहलाता है। और स्टूडेंट का पढ़ना आदर्श वाचन नहीं कहलाता। तो टीचर ही एक आदर्शवादी चीज़ है, इसीलिए टीचर का पढ़ना क्या कहलाता है? आदर्श वाचन कहलाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक पद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ बता देगा। अध्यापक क्या करेगा? जो भी टॉपिक को पढ़ रहा है उसमें जो भी कठिन शब्द आ रहा है उसको क्या कर देगा? समझा देगा। अब देखो वही चीज़ है, अध्यापक तो समझा देगा। तो इसमें आगे लिखा हुआ है कि यह सबसे प्रचलित विधि है। सबसे प्रचलित मोस्टली तो यही होता है कि अध्यापक आता है और उन कठिन शब्दों के अर्थ बता देता है, होता तो यही है। लेकिन ये विधि कैसी विधि है? एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि कैसे हुई? भाई इसमें बच्चा तो एक्टिव रहा ही नहीं, भाई बच्चा एक्टिव रहा नहीं। आप टीचर आया और टीचर इसमें आकर के किताब उठाई और पढ़ा करके चला गया, तो ये विधि क्या कहलाई आपकी? अमनोवैज्ञानिक विधि। इस प्रकार से ये हो जाती है। उसके बाद देखें कौन सी विधि? व्याख्या विधि। देखो सिंपल से शब्दों में समझें, व्याख्या। व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन। किसी चीज़ की मतलब आपसे कहा जाए कि भैया इसकी व्याख्या करो, एक्सप्लेनेशन करो, तो देखो एक्सप्लेनेशन में क्या होगा? इस विधि में पदभाग के अंतर्गत आने वाले रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, आदि की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है। आदि कैसे रूप से व्याख्या की जाती है? स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है। स्पष्ट रूप से आपको इसमें क्लियरली आपको इसमें समझाया जाता है कि इसका अर्थ क्या है। किसको? रस, छंद, अलंकार, संधि, समास कुछ भी आ जाए उसको इसमें समझाया जाएगा। चाहे इसमें आ जाए आपके लिए लोकोक्ति या मुहावरा, वो भी इसमें समझाया जाएगा। यह विधि अर्थबोध की तुलना में विस्तृत विधि है तथा एक मनोवैज्ञानिक विधि है।
अब देखो ये विधि क्या होगी, मनोविज्ञान। अब आप विद्यार्थी के लिए किसी चीज़ की क्या करके चल रहे हो भैया, व्याख्या करके चल रहे हो। व्याख्या कर रहे हो मतलब उसे ज़्यादा से ज़्यादा बदलाने की कोशिश कर रहे हो, तो विद्यार्थी क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। विद्यार्थी समझ जाएगा कि गुरुजी हमको पढ़ा रहे हैं, गुरुजी मतलब हमको कोई चीज़ बता रहे हो तो क्या अच्छी बता रहे हैं, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, इसके लिए एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट विधि कौन सी है, उसके बाद चलते हैं अपन लोग, उसके बाद चलते हैं समीक्षा विधि। कौन सी विधि है, समीक्षा विधि की ओर चलते हैं। समीक्षा विधि क्या है, देखो समीक्षा आपकी गद्य की विधि भी है और समीक्षा आपकी पद्य की विधि भी है। तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगी थोड़ी सी, देखिए कि अभी तो गुरुजी आपने इसको पद्य में गद्य में पढ़ा रहे थे, है ना, और अब आप इसको किस में पढ़ा रहे हो, पद्य में पढ़ा रहे हो। तो देखो ऐसा होगा मेरे दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझा दूं, कोई जो विधि गद्य में काम कर रही है तो वो पद्य में भी काम करेगी। लेकिन होगा ऐसा कि जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा निम्न से कौन सी विधि गद्य की है या कौन सी विधि पद्य की है, तो स्पेशली मेंशन करके किया जाएगा जो पद्य की विधियाँ हैं वही मोस्टली आपसे पूछी जाएंगी और जो स्पेशली गद्य की विधियाँ वही पूछी जाएंगी। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि ऐसी कौन सी विधि से दोनों काम हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप क्या होगा कि इसी वे में आप क्वेश्चन करके आ ही सकते हो। ठीक ना, तो देखो दोस्तों इसको समझ लेते हैं। समीक्षा का वैसे मैं आपको अर्थ बता चुका हूँ। समीक्षा का अर्थ मैंने आपको बताया था गुण एवं दोष। क्या बताया था, गुण एवं दोष। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है। कविता का मूल्यांकन इस विधि से किया जाता है, इसके द्वारा कविता के गुण एवं दोषों की चर्चा की जाती है। इसकी गुण एवं दोषों की चर्चा की जाती है तथा पाठ्य पुस्तक में आए हुए रस, अलंकार, छंद आदि के गुण दोषों की तुलना भी की जाती है। अब इसमें होगा क्या एक्चुअली इस विधि में ये होगा कि इसमें क्या तो गुण है, क्या दोष है, क्या रस है, क्या छंद है, क्या अलंकार है ना, इन सब की क्या की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। इसके गुण भी देखे जाएंगे और दोष भी देखे जाएंगे। ठीक है, अब देखो समीक्षा करना किसी चीज़ का तब पॉसिबल होता है जब आपके पास नॉलेज हो। ठीक है ना, आप बिना नॉलेज के आप उसकी समीक्षा कर नहीं सकते, और ना ही अच्छी नॉलेज है तो आप उस बात को समझ भी नहीं सकते। एक असिस्टेंट प्रोफेसर आपको समझा रहा है, उसी सब्जेक्ट को समझा रहा है, और आप कक्षा छठवीं का 7वीं का विद्यार्थी उसके सामने बैठा दो, क्या छठवीं का विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की भाषा को समझेगा, नहीं समझेगा। प्रोफेसर साहब हैं, उनको तो बहुत नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में, और कक्षा 6 को पढ़ाएं तो क्या समझ में आएगा। इसीलिए इसमें लिखा हुआ देखो यह विधि उच्च स्तर पर प्रभावी विधि है। उच्च स्तर पर ही प्रभावी विधि है, निम्न स्तर पर यह विधि प्रभावी नहीं है। यह विधि किस पर प्रभावी होती है, उच्च स्तर पर प्रभावी विधि होती है। तो दोस्तों शिक्षण की विधियां में ये जो टॉपिक है आपका, शिक्षण की विधियों में ये आपका जो टॉपिक है, शिक्षण की विधियों में ये जो टॉपिक है आपका मतलब पद शिक्षण वाला टॉपिक है। पद शिक्षण की विधियाँ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। पद शिक्षण की एक आगे की चीज़ और है, उसको मैं आपके लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ कि कविता शिक्षण के पाठ रूप क्या होते हैं। यहाँ से आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से आपके लिए गारंटेड क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। फिलहाल में आप इसी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार हमको देते रहें। और एक चीज़ और विद्यार्थियों, यदि आपको हमारी कोई भी इसमें कोई अशुद्धि दिखती है या आपको इसमें हमारी कोई अच्छी बात लगती है तो हमारे लिए आप क्या करें, कमेंट करें, जिससे कि हम उसको समझ पाएँ। क्योंकि जब आप हमारे लिए रिवर्स में कमेंट करके दोगे जब ही हम समझ पाएंगे कि हम आपके लिए मटेरियल दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, आप हमसे सेटिस्फाई हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे हो। तो ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करें, कमेंट करें। Thank you so much.